बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था इंसानों के अंदर गैसों का तबादला, जिसमें हमने हवा का रास्ता और फेफड़े पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे तनफ़ुस का अमल। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है कि तनफ़ुस क्या है। कह रहा है कि गैसों के तबादले से मुतल्लक जिस्मानी हरकत। ठीक है, यानी गैसेस का जो तबादला होता है हम उसको तनफ़ुस कहते हैं। तनफ़ुस के दरअसल दो मरहले होते हैं। एक इंस्पिरेशन है यानी कि इनहिलेशन। इनहिलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, और दूसरी चीज़ आ जाती है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। इसका मतलब होता है कि जो नाखालस हवा है उसको जिस्म से बाहर की तरफ खारिज करना। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंस्पिरेशन या इनहिलेशन। दरअसल इनहिलेशन जो होती है वो सांस अंदर खींचना, यानी इंस्पिरेशन के दौरान जो होते हैं रिब्स के मसल सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेकर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम प्रेशर डाल रहे होते हैं ना हवा की तरफ, वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो। उसके जब हम हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपने अंदर लेकर जाने की जब कोशिश करते हैं, तब क्या होता है कि जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और रिब्स जो होता है वो ऊपर की जानब उठ जाता है। इसके दौरान जो गुंबद नमा डायाफ्राम होता है वो भी सिकुड़ जाता है और नीचे हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले रिब्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, उन्होंने सिकुड़ना है और रिब्स ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे सीने का जो खला का रकबा है वो साइज में इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि खला का रकबा बढ़ जाता है। जब ऊपर की जानब और नीचे की जानब दोनों, मतलब एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी नीचे की तरफ आ रही है, तो मिड वाला जो रास्ता है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि फेफड़ों के ऊपर दबाव में कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में फेफड़े जो हैं वो फैल जाते हैं और अंदर हवा का दबाव भी कम हो जाता है। इसके बाद बाहर की हवा तेज़ी से फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है और दोनों तरफ का दबाव बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हमने सिस्टम पढ़ा कि हवा को हम अपने जिस्म के अंदर किस तरह से लेकर जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपिरेशंस यानी कि एक्सहेलेशन के नाखालस जो हवा नाखालिस है उसको जिस्म से बाहर कैसे लेकर जाना है। कह जो एक्सहेलेशन होती है फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद। ठीक है, तबादला हो गया गैसों का, उसके बाद जो नाखालिस हवा है हमने उसको जिस्म से बाहर निकालना है, उसको हम एक्सहेलेशन कहेंगे या एक्सपिरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब हम हवा को अपने जिस्म से बाहर लेकर जाते हैं, तो कह रहा है कि इस सिलसिले में ये होता है कि रिब्स के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ पे ऊपर पे हमने पढ़ा था कि जो रिब्स के मसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रिब्स के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे रिब्स वापस अपनी जगह आ जाता है। पहले क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ था, अब उसने वापस अपनी जगह आ जाना है। डायाफ्राम के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और ये अपनी ऊपर उठी गुंबद नमा शक्ल में आ जाता है। इससे सीने के खला का रकबा कम हो जाता है और फेफड़ों के ऊपर दबाव ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे जो था सीने का जो रकबा था, खला था, वो बढ़ रहा था और फेफड़ों के दबाव में कमी आ रही थी। यहाँ पे इजाफा हो रहा है और रकबा कम हो रहा है। इसके नतीजे में फेफड़े सिकुड़ते हैं और इनके अंदर से हवा बाहर जाती है। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक इंसान जो है एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि इंसान जो है कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा, ना एक्सरसाइज कर रहा है, तो कह रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में इंसान की जो सांस लेने की रफ्तार होती है वो 1 मिनट में 16 to 50 होती है, 20 होती है। 16 to 20 यानी कि 16 से 20 मरतबा 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। और तनफ़ुस की रफ्तार जो है उसको दिमाग में मौजूद रिसेप्टरी सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिसेप्टरी सेंटर्स क्या काम करते हैं कि उन्होंने जो हमारी सांस लेने का अमल होता है उसको कंट्रोल करना होता है। रिसेप्टरी सेंटर्स खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के अर्तकास के लिए हसास होता है, यानी कि जब हम कोई भी मुश्किल काम करते हैं तो हमारे मसल्स के जो सेल्स हैं उन्हें ज़्यादा सेलुलर इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है और खून में खारिज कर दी जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ये नॉर्मल से इर्तिकाज़ दिमाग के रिसेप्टरी सेंटर्स को तहरीक देता है, तो इसके बाद रिसेप्टरी सेंटर रिब्स के मसल्स और डायाफ्राम
को तनफ़ुस की रफ्तार बढ़ा देने की हिदायत भेजता है। यानी कि उन्होंने यहाँ पे मतलब इजी वर्ड्स में मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम कोई भी मुश्किल काम करते हैं ना, तो हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स के सेल्स को ज़्यादा सेलुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके बदले में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, खून में खारिज कर दी जाती है, हमारा खून गर्म हो जाता है और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम माहौल में ज़्यादा मतलब तेज़ी से सांस लेते हैं। क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है ना, ज़्यादा सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने की रफ्तार जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ताकि खून में मौजूद ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाला जा सके, मुशक्क़त और सख्त जिस्मानी काम के दौरान जो हमारी सांस लेने की रफ्तार होती है वो 30 से 40 हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में इंसान की हमने बताया कि 16 से 20 होती है, लेकिन जब कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, वर्जिश कर रहा होता है या कोई भी मुश्किल काम कर रहा होता है, तो उसकी जो रफ्तार होती है वो 30 से 40 हो जाती है। यहाँ पे सांस जब हम ले रहे होते हैं तो उन्होंने बोला कि कौन सी हवा जो है हमारे अंदर दाखिल होती है और कौन सी खारिज होती है, उसकी मिकदार बताइए। अक्सर जो है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पेपर में आ जाता है। सबसे पहले है जी ऑक्सीजन की मिकदार। ऑक्सीजन की जब मिकदार हवा में हम अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो तब 21 होती है, लेकिन जब हम खारिज करते हैं तो वो 16 रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लेकर जाते हैं वो 0.04 होती है, जब बाहर निकालते हैं तो उसकी मिकदार जो होती है वो 4% हो जाती है। नाइट्रोजन की मिकदार 79 होती है और 79 है हम बाहर खारिज करते हैं। पानी के बखरात काबिल तगई या सैरशुदा, ये अपने पर डिपेंड करता है, ये दूसरी भी चीज़ें इसी तरह से है। गर्द के ज़रात हैं और टम्परेचर जो है ये जिस्मानी टेम्परेचर के बराबर होता है। गर्द के ज़रात जो होते हैं तकरीबन कोई नहीं होता, क्योंकि हम जब बाहर अंदर लेकर जाते हैं ना हवा माहौल से, तो वो गर्द के ज़रात होते हैं, लेकिन हमारे जो नाक के बाल होते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ज़रात थोड़ी होते हैं कि जो हम बाहर निकाल सकें, इसलिए इसका आएगा तकरीबन कोई नहीं। नेक्स्ट है जी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अमराज। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अमराज जो है इसका मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, इसको हम डिटेल के साथ कल पढ़ेंगे। जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के अमराज कौन से हैं। कह रहे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के बहुत से अमराज लोगों को मुतासर करते हैं। पाकिस्तान में इन अमराज की शरह जो है वो ख़ास तौर पर ज़्यादा है। इनकी वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़ज़ा में भी हवा के आलूदाकार पोल्यूटेंट्स की मिकदार ज़्यादा है। मतलब ये कह रहा है कि ये बात तो ठीक है कि जो सिटीज़ में या शहरों में लोग रहते हैं उनमें डस्ट या स्मोकिंग धुआं, ये आलूदा हवा ज़्यादा होती है, लेकिन कह रहे हैं कि अब देहातों में भी इसकी जो है ना मतलब बढ़ रही है, क्योंकि लोग कचरे का ढेर जगह जगह पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल फैलती है और इंसान को बीमारियाँ लग जाती हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के 3 अमराज हैं। एम्फीसीमिया है, ब्रोंकाइट्स है, ठीक है, नमूनिया है, दमा है और फेफड़ों का कैंसर है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे।